हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम लेक्चर नंबर 32 देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम 12th क्लास एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली है, जिसमें 5 चैप्टर थे, वो हमने पाँचों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 12th क्लास में अकाउंट्स में 2 बुक्स हैं। अब ये दूसरी बुक जो है कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे चैप्टर करने के बाद आप ना तो केवल अकाउंट्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, बल्कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि आपको पता है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के बारे में पूछा जाता है, शेयर्स, कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, इनका किस तरह समायोजन होता है, ये सारे ही टॉपिक, सारी टर्मिनोलॉजी आज आपको इस बुक के माध्यम से समझ आ जाएगी। इसलिए ये केवल ना तो केवल यूपीएससी ईपीएफओ के लिए की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स को भी कवर करती है। ये इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस बुक में मेनली 6 चैप्टर हैं और हम इन 6 चैप्टर्स को ब्रॉडली कवर करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा इसमें अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इससे पहले एक चीज़ और, जैसे कि आपको पता है कि हमने 12th क्लास की बुक 1 कंप्लीट कर ली है, जिसमें कि 5 चैप्टर थे। और जिस तरह हमने पहले अकाउंट्स के एक रिवीजन लेक्चर डाला था, जिसमें लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक सारे लेक्चर आपको एक ही वीडियो में मर्ज करके दे दिए गए थे, कंबाइंड एक वीडियो दे दी गई थी। इसी तरह हम लेक्चर 19 से लेकर लेक्चर 31 या स्पेशली लेक्चर 30 तक हम आपको, या 31 तक 5 चैप्टर की पूरी बुक आपको रिवीजन एक ही लेक्चर के माध्यम से, एक ही वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करा देंगे, और ताकि आपका रिवीजन आसानी से हो जाए। तो कल हमारा आपको एक लेक्चर मिलेगा जो कि पूरा कंप्लीट लेक्चर 19 से लेक्चर 31 तक होगा। तो इससे आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी। तो अब देख लेते हैं कि हमें सेकंड बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इसमें ब्रॉडली ये 7 टॉपिक हैं। कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, ये सारे आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, कंपनी के प्रकार, काइंड ऑफ कंपनीज, कंपनी की अंश पूंजी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी में शेयर होल्डर्स का क्या रोल होता है, कंपनी में बॉन्ड होल्डर्स का क्या रोल होता है, इनको किस तरह से इनका फाइनेंशियल एडजस्टमेंट किए जाते हैं, पैसों का एडजस्टमेंट किस तरह किया जाता है, ये सारा हम आपको इसमें बताएंगे। अंशों की श्रेणियां एवं प्रकृति, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन, इश्यूज ऑफ शेयर्स, लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें हम आईपीओ भी देखेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये सब देखेंगे। आपने वो सारे टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे इस पूरी बुक में, जो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। फिर इसमें लास्ट टॉपिक होगा अंशों का हरण मतलब जब्त करना अंशों को, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। सेकंड हमारी इसमें टॉप चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जैसे कि आपको पता होगा, ऋण पत्र किसे कहते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, ऋण पत्र और डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में क्या अंतर है, ये सारा इस टॉपिक में आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसमें पहला टॉपिक होगा हमारा ऋण पत्र का आशय, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, अंश और ऋण पत्र के बीच अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकार, डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गम, इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स, इश्यूज करने का क्या प्रोसेस है इनको, अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन वो होता है जैसे कि कंपनी के जो शेयर जिस पूंजी पर जारी किए जाते हैं, अगर कंपनी की शेयर वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर कोई शेयर जारी किया जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो अभिदान कहलाती है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तीसरा इसमें चैप्टर है, इसी में ही आगे ऋण पत्रों को निर्गमित करने की शर्तें, टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर पर इंटरेस्ट जो लगाया जाता है उसको किस तरह लगाया जाता है और इसकी वसूली किस तरह की जाती है, ये सारा हम इस टॉपिक में देखेंगे। बट्टों का अभिलेखन,
अपलेखन ऋण पत्रों के निर्गम पर हानि, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि डिवेंचर्स को रिटर्न ऑफ करने में, बिल्कुल साफ करने में, बैलेंस शीट से हटाने में कितना कैसा नुकसान होता है, उसकी नुकसान को किस तरह एडजस्ट किया जाता है। ऋण पत्रों का मोचन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, एक मुश्त भुगतान द्वारा मोचन, रिडेम्पशन ऑफ पेमेंट, रिडेम्पशन बाय पेमेंट इन लमसम, खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट, और परिवर्तन द्वारा मोचन, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। इसमें से हम जो स्पेशली ईपीएफओ के दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हम केवल उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। फिर है चैप्टर 3, कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। वित्तीय विवरणों का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्व, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वित्तीय विवरणों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चौथा चैप्टर रहेगा इसमें हमारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें 7 टॉपिक है। वित्तीय विवरण विश्लेषण का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, समरूप विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट, और वित्तीय विवरणों विश्लेषणों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। 5वां इसमें चैप्टर है हमारा लेखांकन अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें है लेखांकन अनुपात का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुपात विश्लेषण के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियोज, द्रव्यता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आपने ये टर्म काफ़ी बार इकोनॉमिक्स में सुना होगा, आपने इकोनॉमिक्स में इस टर्म को काफ़ी बार सुना होगा। ऋण शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो, जैसे कि कोई कंपनी बैकक्रप्ट हो जाती है, जब उसको सॉल्वेंट किया जाता है, यानी कि उसको लिक्विडेट किया जाता है, तो उसमें उसका सोल्वेंसी रेशियो किस तरह बांटा जाता है या निकाला जाता है, इस चैप्टर में बताया गया है। क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात, एक्टिविटी और टर्नओवर, आवर्त कहते हैं टर्नओवर को, किसी कंपनी का टर्नओवर रेशियो। फिर है लाभ प्रदाता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और लास्ट इसमें चैप्टर होगा हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य राशियां, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रोकड़ प्रवाह कैश फ्लोज, रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने हेतु क्रियाकलापों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर चालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना, एसर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। निवेश एवं वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना, एसर्टेनमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 6 टॉपिक हमें ब्रॉडली कवर करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में एक चैप्टर कवर कर दें। वैसे ये लेक्चर बहुत लंबे हैं, तो इसको हम बहुत से बहुत 2 से 3 लेक्चर्स में भी कंप्लीट करने, एक चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में ज़्यादातर कोशिश करेंगे, वरना कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दें। वैसे हम एक लेक्चर में इसलिए प्रोवाइड नहीं कराते हैं क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाता है और आप लोग बोर होने लगते हैं, तो ज़्यादा उसको देखते नहीं है, स्किप कर निकल जाते हैं। तो इसलिए हम छोटे छोटे फ्रैक्शन में आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट मंथ से हम शुरू करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल, आपको हिंदी में डिस्कशन, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं द हिंदू एडिटोरियल का हिंदी कंटेंट के साथ, हिंदी में डिस्कशन विद हिंदी कंटेंट, यानी कि एडिटोरियल को भी आपको ट्रांसलेटेड हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं हम प्रोवाइड करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जैसे कि बहुत डिमांड आ रही थी, हमारे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस के इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की सीरीज की शुरू की जाए, तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर आप द हिंदू एडिटोरियल चाहते हैं तो हम इसको भी शुरू कर देंगे और साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी शुरू कर देंगे। अदरवाइज हम सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।